मोटिव क्या है? रिजर्वेशन को खत्म करना या रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर लेना? तो सुप्रीम कोर्ट में 4-4 पीढ़ी जज बने बैठे हो, पैरों का जूता पैरों में अच्छा लगता है, सर में अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन हर सीट पर चंद्रशेखर नहीं होंगे ना चुनाव लड़ने के लिए। अब बीएसपी का भी साथ ही नहीं। ये बड़ा सवाल है। लोग ये कहते हैं ना, देखो लोगों को लगता है किसी नेता का बेटा आ गया तो वही नेता बन सकता है। तो आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, आप मुझसे एफिडेविट लिखवा। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिना किसी भूमिका के मैं आपको मिलवाता हूँ माननीय सांसद चंद्रशेखर से। नगीना से सांसद चुने गए, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और पहले सांसद हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। धन्यवाद। और पहला सवाल ये कि आपके बहुत सारे नाम हो गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण, केवल चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर, कैसे पुकारा जाए आपको? आपके मैंने पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को लिख के दिया कि भाई मेरा नाम यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है उसको यूज किया जाए। तो एक दिन तो अध्यक्ष जी कंफ्यूज हो गए, वो किसी बीच में सवाल के साथ चर्चा में तो आइटम नंबर चंद्रशेखर आज़ाद कह दिया, तो फिर बाद में उस बात को वो करके फिर खुद कहा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्योंकि मैंने वकालत की है तो वो एक डेजिग्नेशन है जो मुझे जो है मिली है मेरी एजुकेशन के आधार पर, तो मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर ही। आज़ाद में जोड़ता ही हूँ, रावण आप लोग जोड़ते हैं, मतलब मीडिया के लोग जोड़ते हैं, उसमें आप तो नहीं हैं मगर बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि भाई ठीक है। तो वो उनकी इच्छा है और मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आंदोलन के रूप में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि देश में बहुत कुछ घट रहा है। तो मेरा ध्यान नाम पे नहीं काम पे है। काम पर है। तो मैंने देखा बाहर बहुत भीड़ थी आपसे मिलने जुलने आने वालों की। आमतौर पर जहां आप ठहरे हुए हैं ये दिल्ली का वेस्टर्न कोर्ट है, जहां पहली बार चुनकर आने वाले सांसद ठहराए जाते हैं और बाद में धीरे धीरे उनको स्थायी आवास आवंटित किया जाता है पूरे 5 साल के लिए। तो ये मिलने जुलने के कार्यक्रम के बीच आप माननीय हो गए हैं। पहले आप एक एक्टिविस्ट थे, जुझारू योद्धा की तरह लोगों के बीच रहते थे। अब आपको बहुत सारा समय बंद कमरे में भी बिताना पड़ेगा। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, सवाल बढ़े हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ नई छिड़ गई हैं देश में। ये माननीय कहलाना कैसा लग रहा है? इसको एंजॉय कर रहे हैं? देखो, एंजॉय तो मैं संघर्ष को भी करता हूँ। मैंने जेल को एंजॉय किया, मैंने जेल से अलग जितने भी आंदोलन हैं सबको एंजॉय किया। आप देखो, जहाँ लोग जेल से उम्मीद करते हैं कि भाई वो जल्दी बाहर निकल जाए, मैं वहाँ खूब मैंने किताबें पढ़ी। मुझसे जेल अधीक्षक परेशान हो गए कि भाई इतनी किताबें क्यों पढ़ते हो। एक बार तो मेरे आज भी याद है, 2 अप्रैल 2018 का संघर्ष हुआ था, तो मैं उसके बाद भूख हड़ताल पे चला गया गांधीवादी तरीके से कि भाई देखो इसमें भी कुछ दम है या नहीं है। तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट थी मेरी। उन्होंने कहा भाई बताइए। मैंने कहा मैं चाह रहा था आप मुझे एक पिक्चर दिखवा देते आज। तो बोले कौन सी? मैंने कहा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। बोले कि अभी आप वो बिना पिक्चर देखे हम तो झेले नहीं झेल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे भूख हड़ताल के समय में आप पिक्चर देखना चाहते हैं, तो हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करो जो हम आपकी पूरी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये तो सच है जो आपने सवाल किया कि बंद कमरे में समय बिताना पड़ेगा। देखो, मुझे पढ़ाई छोड़े काफ़ी समय हो गया है। मैं नॉर्मल किताबें पढ़ता हूँ, उसमें कुछ आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी? जेल के आधार पर या बाहर? कहीं भी, मतलब बाहर तो मैं आखिरी किताब तो नहीं कह सकता। मैं अभी जिसको पढ़ रहा हूँ वो किताब है पूर्व प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी की, रहबरी करके उसका जो रहबरी के सवाल, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने वो परसों ही लखनऊ से अपने एक साथी 2 वॉल्यूम में उनकी आत्मकथा। हाँ, मैं फर्स्ट वाले वॉल्यूम को मैं परसों लखनऊ गया था जी। मेरे एक मित्र हैं आलोक, मैंने उनकी लाइब्रेरी में वो देखी, क्योंकि उस करेक्टर को मैं बड़ा पसंद करता हूँ जो अपने कमिटमेंट का बड़े पक्के थे। कुछ मिलता है उनका व्यक्तित्व आपसे। और ठीक, वो अच्छी बात है, मिलता है, लेकिन वो बहुत सीनियर नेता थे। मैंने उनको सुना, मैंने उनकी पार्लियामेंट की बहुत सारी स्पीच सुनी, और जिस तरह से वो अपनी बात को रखते थे वो बड़ी शानदार थी। और जिस तरह से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना मैंने सुनी, वो शब्द शायद जो है आज के नेता सुन भी नहीं सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने आलोचना की। तो मैंने महसूस किया कि वो एक बड़े कद के नेता थे और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश में।
तो इसलिए मैं आजकल उनकी जो किताब है रहबरी के सवाल उसको ज़रा पढ़ रहा था। उसमें कांग्रेस के भी वर्जन और तमाम पार्टियों के वर्जन उनके हैं, उन्होंने किस तरह क्या क्या घटा। देखो हम पे बहुत कुछ सीखने को है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ। उनसे कहने का तात्पर्य उनका ये था कि भाई किताबों को पढ़ो, ये जानने का मौका चलेगा कि देश कैसे बना, देश में लोगों को राइट्स कैसे मिले, आराम से मिले, संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन हुए, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया। मंडल कमीशन को अगर आपको करना तो आप आंदोलन पढ़ोगे तो आप किसी का नाम लेते। जैसे मैं आज ये देख रहा हूँ, आके मैंने देखा कि कुछ घटनाएं जो है बांग्लादेश की दिखाई गई कि भाई वहाँ दलित को पीट दिया। बाद में मैंने उसमें देखा ना, उसमें फैक्ट चेक में उसने कहा कि घटना जो है 2021 की कहीं और की, फिर एक आदमी को कोई पीट रहा। तो मुझे ऐसा लगा ना एक ट्रोल आर्मी है। ट्रोल आर्मी नहीं है, वो एक सोची समझी टीम है जो दलित समाज जो जिस तरह से तैयार हो रहा है, बहुजन समाज, पिछड़े वर्ग के लोग जिस तरह तैयार हो रहे हैं, वो देश को समझ रहे हैं क्या हो रहा है, उस पे उनके माइंड को, ब्रेन को वॉश करने के लिए और उनको एंटी मुस्लिम बनाने के लिए। क्योंकि मैंने महसूस किया उन घटनाओं का दलितों से लेना नहीं है, लेकिन उसको इस तरह दिखाया गया कि देखो दलितों के साथ कितना जुल्म कर दिया। घटनाएं होती है समाज, इसमें कोई दो राय नहीं। कई जगह पे जहाँ कोई व्यक्तिगत लेन देन होता है, कुछ तरह की होती है, कहीं अपराध होते हैं तो होती है घटनाएं, मुस्लिम के साथ भी होती है। लेकिन ये जो पूरी एक टीम बना के जो वर्क किया जा रहा है और उसमें टारगेट करना कि भाई चंद्रशेखर वहाँ नहीं बोल रहे, चंद्रशेखर वहाँ बोल, तो मैंने कहा कि कोई घटना तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी करने की नौबत आई तो पता लगा फेक है। तो मुझे समझ आया कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इंटरनल, और उस नैरेटिव का विषय ये है कि बड़े लंबे समय बाद स्पेशली दलित और मुस्लिम्स में अब एक अंदर ये भावना पैदा हुई है कि हम लोग संगठित होकर कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ रह के हम लोग, जो हमारी बात करेगा, इनकी बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, तो हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये जो एक मेजोरिटी बन रही है, उस मेजोरिटी को तोड़ने के लिए कई तरीके से प्रयास हो रहे हैं। आप जहां से चुनकर आए हैं, अब जब पीछे पलट कर देखते हैं तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, ठीक है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, तो किसी समय आपको ऐसा लगा था कि आपका चुनाव फंस गया है, आप निकल नहीं पाएंगे? नहीं, ये मुझे लग सकता था अगर मैंने धरातल पे काम नहीं किया होता। पिछले 1.5 साल से जिस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम ने वहाँ दिन रात मेहनत की है, अमीन भाई आप कभी जाते वहाँ तो आप ये महसूस करते, कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिसपे हमारे वर्करों ने अपने हाथ से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और हमारा चुनाव चिन्ह लिखा। लोकसभा प्रत्याशी जब 1.5 साल पहले लोग 2022 के हारूर के घर पे बैठ गए, तब वो लोग अपने काम पे लगे थे। हमने एक लक्ष्य बनाया था, तो हमें ये था कि इनके उससे क्या होता, हमें आसान हो जाता और हम बाकी सीटों पे जाके इनकी मदद कर देते। लेकिन जब इन्होंने साथ छोड़ दिया तो फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा कि हमें अब किस तरह से लोगों को किन्होंने साथ छोड़ दिया? इंडिया अलायंस ने, बीएसपी ने? बीएसपी कभी साथ थी नहीं। बीएसपी के साथ जाने का कितना प्रयास किया, बीएसपी के साथ होते तो फिर दल ही नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। लेकिन फिर जब बीएसपी ने किनारा कर लिया तो फिर दल बना के साबित करना था कि हम करके दिखा सकते हैं। लोग ये कहते हैं ना, देखो लोगों को लगता है किसी नेता का बेटा आ गया तो वही नेता बन सकता है, किसी नेता का पोता आ गया वही नेता, किसी बेटी आ गई या परिवार को याद, इनमें क्योंकि ये उस परिवार शहर में राजनीतिक गुण ज़्यादा है। तो हम जो नए लोग हैं, जैसे मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, तो मुझे कोई क्या देखेगा कि भाई ये प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा ज़्यादा सरकारी नौकरी में चल जाएगा। लेकिन हमें साबित करना था कि हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वकील हैं, सामाजिक काम कर गए हैं, लोगों की जन भावनाओं को समझते हैं, किस तरह राजनीति होती है, किस तरह लोगों को जोड़ा जाता है, ये कर सकते हैं। आपका इशारा आकाश आनंद की तरफ है क्या? नहीं, छोटे भाई है मेरे। आपको लगता है कि ये उम्मीद जगी है साधारण लोगों में, पिछड़े लोगों में, दलितों में, कि वो संसद विधानसभा पहुंच सकते हैं एक सीधे साधारण रास्ते से भी? यस, मैं उदाहरण उसका बैठा हूँ। वो जिनको भी जो भी संघर्ष कर रहे हैं वो मुझसे प्रेरणा लें कि किस तरह से जो है एक आम आदमी भी संगठन के साथ खड़े होकर लोगों की मदद लेके और अपने विषय के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने विषय के आधार पर पॉलिटिक्स करके आगे आ सकता है। चंद्रशेखर, कुछ लोग ये कहते हैं कि हालांकि आप बहुत पुरजोरी से चुनाव लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोगों ने और ख़ासकर मुसलमान बिरादरी के लोगों ने आपको भीतर ही भीतर बड़ी मदद की। ये बात सच है क्या? देखिए, जो पार्टी से हमारे जुड़े हुए हैं मुस्लिम साथी, और बदले में आपने भी उनको मदद की? नहीं, वो लोग, उन्होंने अपना दायित्व निभाया पार्टी के जिम्मेदारियों के साथ, और फिर शेड्यूल कास्ट पूरा हमारे साथ सिक्के बंद होकर खड़ा हुआ, सुई के नाके से निकला। गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, किसान जातियाँ रहती हैं, जब आपस में एक दूसरे, गांव की राजनीति अलग है,
वो एक दूसरे को देखते हैं कि ये किधर जा रहे हैं। तो जब हमने गठजोड़ बनाया और हमने जनता के सामने रखी कि अगर आप भाजपा को हराना भी चाहते हैं तो आप ये देखो कौन हरा सकता है। तो जब लोगों ने गांव में देखा कि शेड्यूल कास्ट, किसान जातियाँ सब लोग इकट्ठे, मुस्लिम सब लोग इकट्ठे हैं, तो सब लोगों ने इस बात को और मजबूत कर लिया कि चंद्रशेखर जीत सकते हैं। हाँ कि हालांकि इंडिया अलायंस ने बहुत प्रयास किया कि हमें हराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया, लेकिन जनता हमारे साथ थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई ऐसी जाति नहीं जिसका वोट हमें वहाँ ना मिला। बड़े पैमाने पर दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, जाट समाज का, गुजर समाज का, पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, मौर्य, तमाम जातियाँ, वाल्मीकि समाज का बहुत वोट मिला। सवर्णों का नहीं मिला? नहीं मिला, त्यागियों का वोट मिला। अच्छा। बनिया समाज के लोगों का वोट मिला, चौहान समाज के लोगों का वोट मिला। जिन जातियों को जो है हम ये सोचते थे वोट नहीं, उन्होंने वोट किया। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं कि मैं कह दूं नहीं। तो अब आप भी A to Z की पॉलिटिक्स करेंगे? देखो फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरा विषय है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, कभी उनके सम्मान में कमी नहीं आएगी, कभी उनके मुद्दों की लड़ने की। जैसे हमारे एक चौहान साथी थे जिन्होंने मेरे साथ खूब मदद की, और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे एक विषय है। हमने कहा आप छोड़ दो हमारे ऊपर, ये हमारा काम है, आपने हमें वोट की ताकत दी है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी समस्या के लिए लड़ें। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के हितों की। जनता में जो भी शोषित पीड़ित है हम सबके साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ पार्टी के अलग विषय हैं, उसके लिए पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल वो है और पार्टी की पॉलिसी है, उस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है इस देश में। बंटवारा, दलितों और आदिवासियों के बीच पहली बार बंटवारे की बात आई है और वो कानूनी तौर पर आई है। अब वो संवैधानिक है, बांटा जा सकता है। बिहार में प्रयोग हो चुका है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की पॉलिटिक्स। क्या राय रखते हैं आप, ये सही है, गलत है? मैं इस बात को समझता हूँ कि पिछड़ी जातियों में क्योंकि उस तरह से राजनीतिक चेतना नहीं पैदा हुई है, संख्या कम होने के कारण जो है एजुकेशन लेवल उस तरह से बढ़ नहीं बढ़ा है, उस तरह के जो है आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उनके बहुत सारे लोग इस ओपन फील्ड में नहीं है। 1.5 साल पहले हमने इस बात पीड़ा को समझा और हमने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, क्योंकि जब EWS लागू हो गया और हमारे नेताओं ने उसका बढ़ चढ़ के समर्थन किया, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, एक साथ मुस्लिम लीग के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और वैसी साहब थे जिन्होंने उसका विरोध किया था। बाकी सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया कि भाई EWS लागू होना चाहिए। और EWS किन परिस्थितियों में लागू हुआ कि जब सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे, तब उन्होंने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण स्वर्ण जाति के लोगों को दे दिया। तब स्टालिन की पार्टी ने भी विरोध किया था। अच्छी बात। तब हमने तय किया कि जब अब आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है तो हमारे उन वर्गों को लाभ क्यों ना मिले जो लोग हाशिए पर रह गए, जिनको अवसर नहीं मिला। तब हमने एक पीसी की और हमने अपना रुख स्पष्ट किया कि शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां उत्तर प्रदेश में दिखती हैं, बाकी नहीं दिखती है। तो इन जातियों को सरकार इनके लिए अच्छे प्रोग्राम चलाए और अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराए। उस 5% आरक्षण में इनको अवसर दे जिससे कि ये मुख्य धारा में आके जुड़े, इनका DM भी बने, इनका SDM भी बने, इनका IAS भी बने, IPS भी बने, इनका वकील जज भी बने, इनको मौका मिले। उसी तरह से जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको मौका नहीं मिला, जिनकी संख्या बहुत कम है, गिनतियों में नहीं आती, जिनको कोई लोग और इग्नोर कर देते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी फिक्र है। तो हमने कहा कि 27% तो मिला हुआ है, जैसे दलितों में 15% मिला हुआ है, तो हमने कहा 5% और दो। जब आपने 10% आर्थिक आधार पर दे दिया स्वर्ण जातियों को, जिनका प्रतिनिधित्व भी खूब है, तो आप इनको भी दो, स्पेशल प्रोविजन इनके लिए करो। इसी तरह 27% आपने दे दिया। स्पेशल प्रोविजन अति दलित के लिए करो या दलित के लिए? दलित, उन दलितों के लिए। अति दलित आप समझो ना, दलित एक परिवार, ठीक है, वो सामाजिक उसका जो आधार है, उसके साथ जो जुल्म होता है वो उसकी जाति के आधार पे होता है। ठीक है, सहमत। कि शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि अगर प्राण दंड यानी कि फांसी की सजा देने वाले जज के ऑर्डर से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो उसमें हत्यारे में कोई फर्क नहीं कि उसने प्राणदंड क्यों दिया, क्योंकि जान तो जा रही है, हत्या तो हो रही है, जान तो जाएगी, मर्डर तो हो रहा है। इसलिए अगर जजों के मोटिव को हमने ध्यान में रखा तो फिर हमें लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है। देखो मैं तो मोटिव पर शक है आपको? बिल्कुल शक है। 75 साल में आपने कास्ट एट्रोसिटी कितने बड़े पैमाने पे होती है, पुलिस है, आर्मी है, सैनिक बल है, तमाम एजेंसी है, कभी आपने संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको उदाहरण दे, लक्ष्मणपुर बात है, अब आप माननीय सांसद हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट से बड़ा कोई नहीं है, आप अच्छी तरह समझ लो, हम वकील भी।
सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उसको डिनाई भी किया नहीं किया है, किया नहीं किया किया है। तो जब वो सहमत नहीं तो हमसे कोई क्या कर देगा, हमें चढ़ा दो फांसी। जब अपने लोगों के हितों की बात आएगी, डॉक्टर अंबेडकर के चेले हैं सब, पूरी जी जान लगा के लड़ेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं लक्ष्मणपुर बातें, बिहार की जो घटना है, 50 लोगों की जान गई थी, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा कर दी उम्र कैद की और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया? 50 लोगों की जान गई थी। ये हम इनके सियारों के रंग हम जानते हैं। हमें कोई जो है दूध पीता बच्चा ना समझा जाए कि हम बेवकूफ बैठे हैं। हम सबको देखते हैं, हम उनके मोटिव को देखते हैं। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, पहले से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं कानून बनाना, उनका काम है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है। मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, कितने बैकवर्ड के लोग थे? मैं कह रहा हूं ये आप छूट दे दो। लेकिन दलित जज ने तो कहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों की बैच बना दो आप, और उनको छूट दे दो कि वो फैसला करें जो हमारे दर्द को समझते हैं। शेड्यूल कास्ट के जजों की आप बैच बना दो, वो फैसला करें। अगर वो हमारे दर्द को समझते हैं तो उनको हम फैसला करने छूट देते हैं। और आप आदिवासी जजों की बना नहीं सकते आप, क्योंकि है ही नहीं। और अगर आपको ये कहेगा मुझसे कि भाई ये शेड्यूल कास्ट के लोग ही बना दी तो अपने लोगों के हितों क्यों कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं पूछें कि जब ईडब्ल्यूएस पे सारे अपर कास्ट के जज बैठे थे उन्होंने अपने लोगों का बचाव क्यों नहीं किया, उन्होंने उनके संरक्षण का ख्याल क्यों रखा? तो सवाल तो आप पे भी आएगा। जब आप एक उंगली किसी की तरफ करोगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी आएंगे। सरकार को समझना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा। और मोटिव क्या हम बताते हैं, जब भी चाहे बैकवर्ड के क्रीमी की बात आई तो शेड्यूल कास्ट का जबरदस्ती घुसा दिया। अब शेड्यूल कास्ट की बात आई थी, शेड्यूल ट्राइब का जबरदस्ती घुसा दिया। ये जातिगत आरक्षण, ये जातिगत आरक्षण खत्म करने की तैयारी। आप समझो, एक जज सवाल पर आ रहा था, एक सेकंड, एक जज बैठ के क्या स्टेटमेंट देता है? वो पार्टी ने क्रीमी लेयर को हिस्सा नहीं था, वर्गीकरण की बात थी, क्रीमी लेयर पे आपने स्टेटमेंट दे दिया। फिर आपने स्टेटमेंट दिया जिसका एक बार बच्चे को मिलकर उसको ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में 4-4 पीढ़ी जज बने बैठे हो और यहां कह रहे हो कि जिसको एक बार मिलकर ना मिले। और जो इनमें लड़ने वाले सक्षम लोग तैयार हो गए, जिनके बच्चे आज फाइट कर सकते हैं, उनको निकाल दो। देखो मैं फिर आपको कहूंगा, आपको याद है रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया उनको स्टे के लिए कहा, उन्होंने कहा पहले डिमोशन करो यूपी में पुराने पदों पर। हाँ, पहले डिमोशन किया गया, नहीं सुना हमें भी किसी कीमत पे। ईडब्ल्यूएस की फाइल बहुत दिन तक पड़ी रही। और फिर जब ऑर्डर, क्योंकि जब तथ्य पे बात आएगी, आर्टिकल 16(4) ए और बी में आपको राइट है मिलने का, तो आपने ऑर्डर दिया। साथ साथ क्या लाइन खींची कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे दे सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी की, नहीं दिया उन्होंने। और कितने कर्मचारी हैं जिनको फायदा नहीं मिला। रोस्टर होता तो हमारे लोग जो हैं की पोस्ट पे आते, कितने हमारे लोग जो हैं डीजीपी नहीं बन पाए, कितने हमारे लोग प्रमुख सचिव नहीं बन पाए। आपने निकाल के बाहर फेंक दिए। सरकारें अवसर नहीं देती। अगर सरकार की नीयत पे आप छोड़ोगे तो सरकार तो अपना हित देख के करेगी। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बनाता, सुप्रीम कोर्ट चर्चा करता। तो मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय जजों का मैं सम्मान करता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय से फैसले हमारे लोगों के गले काटने के आएंगे तो फिर एज ए लीडर हम अपने लोगों का गला नहीं कटने देंगे। चंद्रशेखर, आपने मोटिव की बात की है। यस, मोटिव क्या है? रिजर्वेशन को खत्म करना या रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर ले जाना? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करके इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन, जो आरएसएस बहुत लंबे समय से कहता है, ईडब्ल्यूएस को एक्सटेंड करना। यस, वो करना है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप इतना फायदा चाहते हो, इतना सोचते हैं, तो आपने ईडब्ल्यूएस में क्यों सोचा? उसकी सीमा 8 लाख क्यों किया आपने? मैं मानता कि आप उसकी ईडब्ल्यू आर्थिक आधार पर आरक्षण की सीमा 3 लाख रखते हैं, जो स्वर्ण जाति के गरीब लोगों को मौका मिलता। 8 लाख में तो आपने बहुत सारे लोगों को मौका दे दिया। सच ये है, भारत की व्यवस्था अभी सिस्टम की ऐसी है कि जो अगर आर्थिक आधार पे आप करोगे तो सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब सर्टिफिकेट बनाएगा। जैसे एक आईएएस अभी जो है जिनको निकाला गया, अब उनका देखिए वो सब कुछ ठीक होते, वो विकलांग का सर्टिफिकेट लेके जो है आईएएस बन गई है। बहुत सारे मामले गुजरात में इंक्वायरी चल रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपर कास्ट के जिन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर ली है। आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और जो ऑब्जर्वेशन है क्रीमी लेयर को लेकर, वो इंडिपेंडेंट है या सरकार की पॉलिसी से मेल खाता है? जो मौजूदा सरकार है, भाजपा आरएसएस की पॉलिसी जो है, उसको एक्सटेंड करने की कोई कोशिश? देखिए, ऐसा मैं पहले इस बात को कह चुका। पहले तो मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों में किसी भी तरह की जो है विरोधाभास हो या किसी भी तरह का उनमें जो है आपसी मनमुटाव। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको नीयत को भी समझना चाहिए। और जिस तरह से एनएफएस बड़े पैमाने पे हुआ है और एनएफएस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चुप्पी थाम के बैठे हैं, चाहे वो इलाहाबाद का हो, जैसे पीजीआई का जो है लखनऊ का हो या किसी और उसका हो, तो उस पर भी उनको ध्यान रखना चाहिए।
साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे शेड्यूल कास्ट के सब जाति के लोगों को, बैकवर्ड के और स्पेशली जो लोग आगे निकल गए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब हमने अभी बिल पास किया, बिल हमने जो पेश किया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्यों संज्ञान नहीं लेता? निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करा दे, इतना अगर इतनी सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऑर्डर कर दे, हम तैयार बैठे हैं। या फिर अब इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दे। और हम तो कह रहे हैं हमारे जो अति दलित समाज जिनको वो कह रहे हैं, हम तो एक परिवार मानते हैं, उनको 10% दे दो, हमारे तरफ हमें क्या दिक्कत? हम तो चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ के आए। जब आगे आप सक्षम हो जाएंगे तो हमारे साथ मिलकर सरकारों से अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। आप कभी 17 जातियों को शामिल कर देते हो, कभी 20 जातियों को शामिल करते हो, कभी आप हटा देते हो। आपने बंगाल के हटा दिया उन जातियों को, और यहाँ जो है आप यूपी की, जब यूपी वालों ने दिया तो आपने वो कर दिया। तो आप किस आधार पर तय करेंगे जब आप एक तरफ इतना सब कुछ करते हैं और आप फिर ये कह के हटा देते हो? सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि साहब ये स्टेट इशू नहीं है, सेंट्रल इशू है, तो अब आपने स्टेट के हाथ में कैसे दे दिया? अब इसमें रोल है पहले सरकार का। तो सरकार के अटर्नी जनरल वहाँ खड़े थे, अब उन्होंने क्या वो दिया? तो यानी कि वो कैटेगराइजेशन के पक्ष में थे, यानी कि सरकार चाहती है हो, ये सरकार का वो है। पहली बात, वहाँ खड़े थे माननीय जो है हमारे एक सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल साहब, जिनको समाजवादी ने लोकसभा भेजा, वो राज्यसभा भेजा। अब वो वहाँ खड़े थे, अब वो किस पक्ष में खड़े थे ये आप दलील सुन लेना। वो भी इसमें थे कि ये होना चाहिए शेड्यूल कास्ट बंटवारा। वहाँ खड़े थे सलमान खुर्शीद साहब, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत मतलब सीनियर आदमी हैं राजनीति में, वो कांग्रेस से रिलेटेड हैं, वो वहाँ खड़े थे। अब वो भी इसी मोटिव खड़े थे बंटवारा होना चाहिए। अब आप बताओ शेड्यूल कास्ट के कितने ऐसे वकील हैं जो जिनका फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो, जिनको सरकार ने अपॉइंट किया हो, या शेड्यूल कास्ट के लोगों तो एहसास ही नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा वो होना जा रहा है। तो यहाँ तो हमारे लोग ना ऑर्डर देने में थे, या बेचारे ना ही ऑर्डर खिलाफ लड़ने में थे। वो तो अपना रोटी रोजी किस तरह चला रहे हैं। जो लोग सक्षम हो रहे हैं सोच रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा दें, और बाकी लोग तो मौज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बताएं कितने अरबपति शेड्यूल कास्ट के मैं तैयार हो गए, सर मुझे सुप्रीम कोर्ट ये आंकड़ा दे दे। वरना तो हमेशा जब भी कोई फैसला आया रिजर्वेशन पे, तो आप तो पहले तैयार बैठे हो कि EWS करना है, इकोनॉमिक के आधार पर रिजर्वेशन को ले जाना है। आपके बीजेपी के नेता इस बात को बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म करना है। और तो और अब सरकार को तय करना है कि वो इस पर क्या करेगी, अध्यादेश लाएगी या वो इस फैसले के साथ खड़ी है। तो ये सबकी मंशा क्लियर हो जाएगी। और मैंने ये बात सवाल उन पर भी छोड़ा इंडियन अलायंस के लोगों पर कि आप भी बताओ, जैसे समाजवादी के माननीय सांसद ने बाहर आके समर्थन कर दिया तत्काल। क्या ये आपके भीतर का डर है? क्योंकि बिहार में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और रामविलास पासवान वहाँ दलितों की राजनीति करते थे, ठीक है, उन्होंने LJP बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले आने के बाद सत्ता में नीतीश कुमार ने दलितों को बांटा और वहाँ महादलित की राजनीति शुरू की। ठीक है। और जो रामविलास पासवान 2005 में किंग मेकर की भूमिका में थे, उन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया, सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लगा, और उसके बाद नीतीश कुमार पहली दफा पूर्ण बहुमत से आया, और उसके बाद से महादलित नीतीश कुमार के साथ है। ठीक है। आपको नहीं लगता है कि ये अगर लागू हो गया तो बहुत सारे जो दलित राजनीति करने वाले और उसमें भी कहें जातीय राजनीति करने वाले नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी? बिल्कुल सच है। मगर हम ना तो जातीय राजनीति करते हैं और ना हम दलित राजनीति करते हैं, हम तो बहुजन राजनीति करते हैं। आप बताओ हम कौन सी राजनीति करते हैं? हम बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। बहुजन समाज के महापुरुषों का जो अधूरा काम है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, अपना कोई घर का काम कर ही नहीं रहे। और फिर अगर हमारे लोगों को मिलेगा तो हमसे खुशी, लेकिन जब 1-2 साल बाद और ज़मीन की सच्चाई पता लग जाएगी, ये हमसे छल हुआ, फिर क्या होगा? कहाँ है सरकारी नौकरियाँ, कहाँ है रिजर्वेशन? लेटर एंट्री हुई तब कोई नहीं जाके लड़ा, संविदा पे भर्ती हो कोई ना। अच्छा, सबसे आसान तरीका है ढूंढने का, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो दलित समाज के जो बहुत पिछला हिस्सा रह गया वो सफाई कर्मचारी काम में करता है। ठीक है, अब आप बताओ उसमें कितनी पक्की नौकरियां हैं? नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायतों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बताओ, ठेकेदारी, संविदा और ये और तमाम तरह की आउटसोर्सिंग से बताओ नौकरी है नहीं है, पक्की कहाँ है नौकरी? तो आप सब जब आखिरी हादसे पे भी पक्की नौकरी नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं उस आंकड़े लिए कि क्या 15% मिला है नहीं मिला शेड्यूल कास्ट के लोगों को? ये बड़ा सवाल है। क्या कभी ढूंढने का प्रयास किया? तब मैं मानता कोई किसी हिस्सा खा रहा है। अगर ये जातियां 16-17% आरक्षण ले रही होती या इनको 15 ही मिल गया होता तो भी मैं समझ लेता। तो अभी सबको पता है आंकड़े कि 4-6% आरक्षण मिला है, बाकी तो NFS होकर सब जो है उन्हीं को चला जाता है जिनको जाना चाहिए, जिनकी सरकार है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे खतरा इस बात से है कि हमारे लोग अगर बहुत समझदार होते तो इस देश में हम 75 साल बाद भी जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार नहीं सह रहे होते। देश की संसद में
विपक्ष के नेता की जात पूछी गई, जात नहीं पूछी गई, कहा गया कि उनकी कोई जाति नहीं है। ठीक है। उत्तर भारत में ये बड़ी खराब गाली मानी जाती है कि जाति, कि आपकी जाति का पता नहीं है मतलब आपके पिता का पता नहीं है, ऐसा मानते हैं। ठीक है। उत्तर भारत में आपको क्या लगता है इसके पीछे की सोच क्या है, और क्या आप इसको लेकर इंडिया अलायंस के साथ हैं? किस बात में साथ है? कि जाति का जो ठीक है, जाति जनगणना का सवाल उठाया और राहुल गांधी ने ये कहा कि हम पर इसलिए ये आरोप लगा और हमको गाली दी गई संसद में क्योंकि हमने जाति जनगणना की बात की, जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो तो अब कर रहे हैं। काशीराम साहब तो 40 साल पहले से कर रहे थे, और हम लोग बहुत दिनों से उठा रहे हैं। हमने दिल्ली में जब किसी ने नाम भी लिया तब 21 तारीख को हमने जाति जनगणना की मांग की, और पूरे बिहार से लेकर जहाँ सामाजिक आंदोलन चले उन सब लोगों ने मांग की है। तो ये उनका अपना पर्टिकुलर विषय है। किसी ने कुछ कहा, उसका जवाब में किसी ने कहा, राजनीतिक उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी ने उसको और जो है थोड़ा सा हेल्दी रूप में कह दिया, ये उनका अपना विषय है। भाई ऊपर के लोग बेचारे लड़ रहे हैं, हम इसमें क्या सोचें? हमारे लोग तो रोज जाति के आधार पर गाली गा रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। आपको पता है, सच सुनोगे आप? बताइए। पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर बनाए थे दलित समाज की कांग्रेस पार्टी ने, उन्हीं के जाति के नेता उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि पैरों का जूता पैरों में अच्छा लगता है, सर में अच्छा नहीं लगता। भूल गए आप लोग? मैं तो नहीं लेकिन भूला। कांग्रेस ये क्लेम कर सकती है कि एक दलित को पंजाब जैसे राज्य में चीफ मिनिस्टर बनाया। हाँ, और फिर दोबारा उसको बचा नहीं पाए आप, 2-2 सीटों पे हारा हुआ आपके साथ ही। अब देखो आपकी पार्टी स्वीकार करती है नहीं करती गरीबों दलितों को का नेतृत्व। आप समझो ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। किसी को भी जाति पूछी जाएगी उसको तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ तो जाति का प्रिविलेज सब लोग ले ही रहे हैं। सरने में इतना बड़ा लगाते हैं सब, हम ही लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद, हम ही नहीं लगाते जात का नाम, हम आजाद लगाते हैं, वरना सब लोग लगाते हैं। अखिलेश यादव लगाते नहीं लगाते यादव? आप मुझे बताओ लगाते नहीं लगाते हैं? बड़े नेता बताओ। अब आप चुप मत रहो, बता दो लगाते नहीं लगाते? पर भाई उनका भी तो घर गंगा जल से धोया ही गया ना। अब उनको तो आप उनको पीड़ित मानेंगे कि शोषक मानेंगे? हम तो जानते हैं कि चाहे दलित पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का आदमी MP MLA बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, अब उसको सामाजिक गैर बराबरी का सामना तो करना पड़ेगा। लोग भूल जाते, हम नहीं भूले। राष्ट्रपति बनो आप तो आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, राष्ट्रपति बनो आपको जो है राम मंदिर के उद्घाटन में आपको नहीं बुलाया जाएगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम बहुत कुछ जानते हैं जो हम लोग कहते भी रहते हैं, लेकिन अब फिर लोग ये कहते रहते हैं कि जात का रोना रहता है, तो इसलिए हम जात पे बात ही नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते जात पे बात, हम इसलिए जो है जात से विषय बुनियादी, आपने पार्लियामेंट में जात का विषय समझा एक चमार रेजिमेंट के अलावा कुछ नहीं सुना होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि जिन लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं उनकी एक मांग है कि वो रेजिमेंट थी। लोग तो जानते भी नहीं देश का, मैं जानता हूँ सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को, देश के बहुत बड़ी आबादी नहीं जानती कि वो रेजिमेंट थी, और वो रेजिमेंट रॉयल रेजिमेंट थी जिसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, जिसने जर्मनी और तमाम ताकतों को वहां बर्मा में जमींदज कर दिया था, घुसने नहीं दिया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि उनके रेजिमेंट को बहाल कर दो तो मैं किसी जाति के खिलाफ थोड़ा ही हूं। मैं तो कह रहा हूं गुजर रेजिमेंट बना दो। सुनो, गुजर रेजिमेंट बना दो, उनकी मांग है, वो मेरे पास आए, भैया हमारे रेजिमेंट के लिए आवाज उठाओ, हम चाहते हैं हम देश सेवा करें। अहिर समाज के लोग, यादव समाज के लोग, कहा साहब हमारे रेजिमेंट के लिए करो। तो जिन जातियों को अवसर नहीं मिला वो कहती हैं कि भाई हमें मौका मिले, जाति का रेजिमेंट है तो हमें मौका मिले, हम देश सेवा करेंगे, कम पैसों में कर देंगे, हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। नौजवानों में जज्बा है, आप अग्निवीर लाके कमजोर करते देश के लोग, सरकार के लोग। वरना नौजवान जो है, हम खुद देश से इतना प्रेम करते हैं, देश की सेना के सम्मान में। आज जब कहा गया पार्लियामेंट में कि माओवादियों के द्वारा और वो जो वहाँ वामपंथी जो वो एक जो है वो चल रहा है, एक जो है एक वॉर चल रही है साउथ स्टेट्स में, तो ये कहा गया कि हमारे गृह राज्य मंत्री बोले कि 1999 के लोग, 90 के लोग जो है पिछले 10 साल में मारे गए, जवान शहीद हुए। तो क्या देश में 2000 जवानों की शहादत की वैल्यू ही नहीं है? हर साल 200 जवान शहीद हो रहे हैं। क्या कर रही है सरकार बैठ के? क्या कर रही है? क्या उनके परिवारों की इच्छा नहीं है? क्या उनका जीवन को अग्निवीर ला रही है? एक सिंगल आदमी के जीवन का वैल्यू है। आपने 2000 जवान चाहे आपने चुपचाप कह दिया कि बहुत कमी है, ये इस बार 10 साल में 2000 जवान ही मरे। 2000 जवान क्या होते हैं? वे एक एक आदमी इज्जत रखता है, एक एक आदमी की जिंदगी वैल्यू उसके बच्चों से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो, उसकी बहन माँ से पूछो, जिसने पाला 9 महीने, उसके बाप से पूछो, जिसका सब कुछ उजड़ गया। यहाँ बैठ के कह देते हैं आराम से पार्लियामेंट में। तो सच हम जानते हैं, हम जमीन पे के आदमी हैं, हम सच जानते हैं। चंद्रशेखर, आप
राहुल गांधी पर उठे सवाल को कह रहे हैं कि उनका अपना मामला हाँ है। हाँ, बड़े लोगों का अपना मामला है। आप अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि वो कास्ट प्रिविलेज का सरनेम लगाते हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अखिलेश जी से हमारी कितनी मित्रता है, भाई है बिल्कुल। मगर हमने ये कहा आपको कि टिकट ऑफर किया था उन्होंने? छोड़ो, पुरानी चीज़ों पे काहे को बात करनी। उन्होंने हमसे वादा किया था और फिर उन्होंने वादे से मुकर गए, और हमें इस बात का कोई दुख नहीं। अच्छा हुआ उनकी मदद से नहीं जीते, वरना तो पूरी ज़िंदगी कहते रहते कि चंद्रशेखर को पहली बार MP हमने बनाया था। अब हम पे जिन लोगों का एहसान है, हमारे क्षेत्र के लोगों का, हम उन्हीं का एहसान ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। अब रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को मैं अभी तक सही तरह समझ नहीं पाया। वो लोग पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं, बंगाल में अलग अलग लड़ते हैं, और वैसे वो इंडिया अलायंस है। अलायंस का मतलब क्या होता है? एक परिवार होता है, परिवार एक दूसरे के खिलाफ ऐसा तो लड़ता है। काशीराम जी ने और अभी बताओ, अब उन्होंने कह अलग दिया अलग लड़ते थे अलग अलग जगहों पर। क्या कोई जरूरी नहीं है कि पैन इंडिया अलायंस हो। जब लोकसभा का चुनाव हो तो पैन इंडिया अलायंस चुनाव नहीं होता क्या? आप यहाँ दिल्ली में खड़े हो कह रहे हैं कि हम सब लोग एक हैं, और पंजाब में जाकर ये करप्ट हैं, हम सही हैं, और बंगाल में जाकर ये करप्ट है, हम सही हैं। इसको क्या अलायंस कहते हो? ये कैसा अलायंस है? ये तो समझौता है, अपने अपने फायदे नुकसान को ध्यान में। अच्छा छोड़ो, अब इंडिया अलायंस इसमें हरियाणा में क्या कर रहा है आप बताओ? अब आम आदमी पार्टी ने कहा हम अलग लड़ेंगे, और कांग्रेस के नेता बोले समाजवादी पार्टी कोई वजूद नहीं है यहाँ। अब सुन लो उनके स्टेटमेंट, और समाजवादी के लोग कह रहे हम लड़ेंगे, तो आप पता नहीं आपका एक्सपेंशन प्लान। हमारा अलायंस हो गया है। मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हमारा अलायंस वहाँ हो गया हरियाणा की जनता से, और हम हरियाणा की जनता के सम्मान के लिए लड़ेंगे, और ऐसे ही हम महाराष्ट्र की जनता के सम्मान के लड़ेंगे। एक वंचित बहुजन अघाड़ी वहाँ है। ठीक, और अब तक हमने उनको पूरा मौका दिया कि वो लड़े। हमने लोकसभा में लड़ाई नहीं कि भाई उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। अब जब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की डिमांड है कि भाई आके आप आज़ाद समाज पार्टी के जरिए लड़ाइए। तो जो आरोप प्रकाश आंबेडकर पर लगता है, आप जानते भी होंगे, ठीक है, उनको भाजपा का एजेंट कहा जाने लगा है। कौन कहता है? लोग कहते हैं। ऐसे ही बहन जी के ऊपर लगाते हैं यहाँ लोग, किसी की जागीर है क्या? और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ जैसे समाजवादी इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे 1 लाख वोट काट लिए, तो हम इनको आरोप लगा देंगे ये बी टीम है? कैसी बात करते हो आप? देखो, राजनीतिक दलों का काम होता है, जिनसे खतरा होता है उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में तो आपके लिए आसान है कि आप अकेले लड़ लें, आपके लिए आसान है कि हरियाणा में भी अकेले, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आपका क्या प्लान है? वहाँ बहन जी के साम्राज्य पर हमला माना जाएगा आपका, बड़े पैमाने पर पुरजोरी के साथ उतरना। हमारी बड़ी नेता हैं, हमने उनको बहुत अवसर दिए। हम 2019 में नहीं थे, 2017 में नहीं थे, 2012 में नहीं थे, 2014 में नहीं थे, और समाज का मनोबल गिर गया है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पा रहे। इस बार भी हमने 78 सीटों पे उनको पूरा मौका दिया। रिजल्ट क्या आया? 0। हम लोग 2 सीटों पे लड़े। अब समाज देख रहा है कि जो लोग 2 सीटों पे लड़ रहे हैं वो 1 जीत जा रहे हैं, और जो लोग 80 पे लड़ रहे हैं वो 80 हार जा रहे हैं। तो अब आप समझो, नेता आदमी घर से नहीं होता, समाज से होता है। जब समाज हमारे साथ खड़ा है और समाज हमसे कह रहा है कि आप लड़ाओ। अब हम गए उपचुनाव में, अब देखे हम सारे नेताओं ने छुट्टी रखी 5 दिन, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके और रात को 12-1 बज जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, अभी आपके सामने ही है। हमें पता है कि हम किसी MP MLA बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपने बहुजन समाज के लोगों में ये सामर्थ्य है जो उनका कमज़ोर पड़ गया है, जो उनमें था, उनको जगाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इस देश में जो कोई भी बदलाव हो सकता है वो सत्ता के जरिए, और सत्ता संघर्ष से मिलेगी। संघर्ष समाज सब लोग मिलकर करेंगे तभी कुछ बनेगा। तो उस समाज को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं, और अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं, और भाईचारा बना रहे हैं बहुजन समाज में। आप कह रहे हैं भाईचारा बना रहे हैं, बहन जी कहती हैं आप भाईचारा तोड़ रहे हैं, किसको लोग मानेंगे? नहीं, हमसे नहीं कहती, आपसे कहती है। हमसे तो नहीं कहा कभी भाईचारा तोड़ रहे हैं। हमसे तो हमें आशीर्वाद देती है हमेशा। देखो, आपको नोटिस में ले रहे हैं तो आशीर्वाद ही तो है। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण पारिवारिक युद्ध है कि आप उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व और बढ़ोतरी के लिए लड़ रहे हैं, बहन जी कह रही हैं कि असली वाले हम हैं अम्बेडकर। अपने नहीं मतलब आज़ाद समाज अपने का उदाहरण बताता हूँ। अपने की अगर इच्छा होती तो बहुत सारे लोग बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने मिनिस्टर बन गए। हम वजूद रखते हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। अब मिनिस्टर बनना होता, कोई सुख सुविधा चाहिए होती तो बहुत दिन पहले जो है पार्टी वार्टी भी नहीं बनाते। दल इसलिए बना, विचारधारा जिंदा रहे, महापुरुषों का सपना ना रुके, ठीक है। और अगर अपने लिए कोई चाहत होती तो बहुत सारे ऊपर थे मंत्री बनने के, सबको लात मार दी। इसलिए लात मारी क्योंकि महापुरुषों का सपना आगे बढ़ाना है और समाज के लिए लड़ रहे हैं। मेरा अपना क्या है, मैं तो चर्चल गोली खा के बैठा हूँ, इतने मुकदमे मेरे ऊपर। हम बाबा साहब लड़े, अपने लिए लड़े क्या?
काशीराम साहब अपने लिए लड़ेगा, हम सब लोग जो मिशन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने लिए क्या लड़ रहे हैं? मैं रात को 2-2 बजे तक यहाँ किसके लिए जाग रहा हूँ? अपने लिए। तो अब ये बताइए कि यूपी के चुनाव में मान्यवर काशीराम की बड़ी तस्वीर आपके स्टेज पर होगी कि बीएसपी के स्टेज पर होगी? हम तस्वीरों की राजनीति करते ही नहीं। नहीं, लेकिन टकराव तो होगा, आप राजनीति करें या कभी ना भी करें, इसको कभी कौन भी नहीं हो मानेगा? सकता है, कभी भी नहीं हम नहीं टकराएंगे ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। वो कुछ भी गाली देते रहे हमें, कितना बुरा भला कहते रहे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है उनको वो करने। हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा नहीं, लेकिन कि वो भी हमारे, उतना ही है ना चंद्रशेखर जी, आप समझो ना, वो कंफ्यूज नहीं होगा? अब उनका तो गिर रहा है, हमारा तो बढ़ रहा है। लोग विचार को वोट देते हैं, पॉलिसी को वोट देते हैं। अब हर सीट पे मोदी जी थोड़े लड़ते हैं, लेकिन लोगों की जो भावना जुड़ती है वो विचारधारा जुड़ती है। दुनिया में एक सिद्धांत है कि व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। जो अपने विचार से ज़्यादा लोगों को जोड़ लेता है वही लोग सत्ता में, क्योंकि संख्या आधारित है। तो हम उस विचारधारा को लेके जा रहे हैं। अभी जब हम जमीन पर उतरेंगे आप देख लेना समाज किधर खड़ा है। चंद्रशेखर, कोई भी पार्टी को आइडियोलॉग्स बड़ा बनाते हैं, उनके आसपास चिंतकों की फौज होती है। कोई भी अगर पार्टी बड़ी बनी है तो विचारधारात्मक तौर पर मजबूत लोग सहमत उसके साथ जुड़ते हैं। आपकी पार्टी के साथ आने वाले दिनों में कौन कौन लोग जुड़ेंगे, कुछ तस्वीर साफ कर सकते हैं? ये तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं कोई वो हूँ भविष्य बताने वाला, और ना ही मैं जो भविष्यवाणियाँ करता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने बाहर भीड़ देखी। आजाद समाज पार्टी का एक प्लेटफार्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के वही सिद्धांत है। सवाल पूछ रहा था कि जो बाहर बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो वो उनमें से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद रहती होगी कि अब आप टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। हम टिकट देते नहीं, हमारे यहाँ कमेटी है टिकट देने के लिए। हमारे यहाँ हरियाणा के में टिकट की जो है वर्किंग में प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी में डेमोक्रेसी है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारा रुख इस पर बिल्कुल स्पष्ट था कि हम सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो षड्यंत्र किया जाए, जो भावी खतरा महसूस हो रहा, हमने उस पर अपना स्टेट दिया कि हम उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं हिमांशु वाल्मीकि जी, उन्होंने कहा कि भाई हम वर्गीकरण का समर्थन करते हैं। इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी पार्टी में? हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, संविधानवादी लोग हैं और बहुमत के आधार पर फैसले लेते हैं और चर्चा करते हैं। आप मानते हैं कि बहन मायावती ने भाजपा को फायदा पहुंचाया है? नहीं, बहन जी की ढलान और भाजपा का उभार उत्तर प्रदेश में ठीक है। एक साथ होता है। अब आप इस बात को समझो, ये फैसला इस बार समाज का है, किसी नेता का नहीं है। ये चुनाव इस बार, इस चुनाव के नहीं, भारत इसके पहले वाले चुनाव, ये इसके चुनाव पहले वाले नहीं चुनाव। नहीं, ये चुनाव देश की जनता ने लड़ा है, किसी विपक्ष और पार्टी ने नहीं लड़ा है। और जनता ने जनमत के आधार पर वोट दिया है। भाजपा के जो हवाई दावे थे, भाजपा के नेताओं ने जो कहा संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा के नेताओं ने कहा हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भाजपा के नेताओं ने जो बड़बोलापन किया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाजपा को वोट परसेंटेज 400 लगातार बार गिरता क्यों चाहिए चला थी? गया है, उसको कैसे एक खारिज सेकंड, करेंगे? एक 22% से 9% को आप कैसे डिफाइन नहीं, करेंगे? किसी का ढलान और उभार उसके काम के आधार पर होता है। ऐसे तो 2014 में 0 सीट आई, 2019 में 10 सीटें आ गई, ऐसे कैसे कह दोगे आप? और मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझसे उम्मीद करोगे मैं बहन जी को बुरा भला कहूँ, ये तो संभव है ही नहीं। मैं क्यों कहूँ? मैं तो कांग्रेस के लोगों को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। जिनके राज में, राजस्थान में इतना नुकसान हुआ हमारे लोग मारे गए, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हमारे कर्मचारियों को समाजवादी सरकार में, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। मेरा काम है अपने लोगों को जागरूक करना, बाकी समझदार से फैसले उनको लेना है। यही आरोप आप पर लगते हैं कि आप सारे दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। आप कांग्रेस को भी बुरा भला नहीं कहेंगे, आप भाजपा को भी बुरा भला नहीं कहेंगे, आप बहन जी को नहीं, बुरा भला भाजपा क्यों नहीं कह रहा हूँ? अब भाजपा का दरवाजा मैंने बंद कर दिया तो भी आप मेरे ऊपर आरोप लगाए, या कोई लोग, मैं किसी का ठेकेदार थोड़ा ही हूँ। मैं अपना काम ईमानदार से कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार, और जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ उनको भी संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपने कल पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गाना गा दिया, हम कई लोग बड़े हंसे कि भाई ठीक है। तो उसी गाने को मैं आपको दोहराता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, में कहीं बीत ना जाए रहना, तो हमें अपना काम करना है। अगर हम सारी एनर्जी लोगों को सुनने में लगाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? क्या कोई हमारे महान पुरुषों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है क्या, जो हम चैन से बैठे किसी और पे ध्यान दें? उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? स्टेट की टीम जितनी सीटों पर लड़ना चाहे, एक पर लड़ना चाहे एक पर मेहनत करेंगे, 403 पर लड़ेगी 403 में मेहनत करेंगे। ये पार्टी का फैसला है। मैं कोई डिक्टेटर हूँ क्या कि मैं कह दूँ कि ऐसा करेंगे? ये मेरा फैसला नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। जिस पार्टी का एक चेहरा होता है वो अंत में डिक्टेटरशिप है
उसी तरफ बढ़ती हुई नज़र आने लगती है कि उसी का फैसला, उसी का चेहरा देख के, उसी की बात, उसी के नारे सब। देखो, ये मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब अपनी पार्टी में इकलौते चेहरे थे और कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उन्होंने समय आने पे अपनी पावर्स को सब लोगों में बांटा। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, आप जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो कल कोई गलती ना कर दे, उसका पार्टी के ऊपर कोई आरोप ना लगे, जब तक जो है स्थिरता ना आ जाए। ये राजनीतिक व्यवस्था ये सफ़ेद दामन जैसी है, इस पे एक भी दाग काले रंग का दिखाई देगा। तो इसको अगर आप डिक्टेटरशिप कहना चाहते हैं तो आप कह लें। अब मैंने यही आपको स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मैंने 2 उदाहरण दिए, एक हिमांशु जी का और दूसरा उदाहरण ये जो मैंने आपसे कहा कि मैंने 27 के लिए अभी आपसे नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस पर स्टेट से कोई बात ही नहीं हुई है, वो फैसला स्टेट का है। तो यही इससे आप इसको किसी को डरने की जरूरत नहीं। जब अभी इतनी डेमोक्रेसी है तो कल क्या हो जाएगा। मीडिया पूरे तरीके से एक समाजवादी अप्रोच के साथ चलता है, ठीक है, और उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता न दिखाई देते हैं, न सुनाई देते हैं, न उनका काम उनकी समझ में आता है। ठीक है। कैसे आप अपने काम को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये बात आज कि कल क्या होगा मैं नहीं बताता, लेकिन आज की तारीख में ये तय है कि आपकी ज़रा सी भी गलती होगी, ठीक है, तो आप पर बहुत बड़े आरोप लगेंगे। हेमंत सोरेन का उदाहरण है, झारखंड में लालू यादव की पूरी राजनीति खत्म कर दी गई। कैसे आरोप देखते तो हैं? नवीन भाई ये नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हाँ, हूं। ये उनके हाथ में है आरोप लगाना। आरोप तो इस बंद कमरे में बैठे हम क्या कर रहे हैं, इस बात पे बाहर खड़ा हुआ आदमी आरोप लगा सकता है। आरोप तो लग सकते हैं, लेकिन आरोप के पीछे सच्चाई भी होनी जरूरी है। और मैं किसी चीज़ को काउंटर नहीं करना चाहता, जनता के सब सामने है। तो और भी हम कई माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हो और वो हमें, चाहे वो कोई पत्रिका निकाल के, चाहे वो कोई पेपर निकाल के, हमने सारी प्रिपरेशन की है। जैसे योग्य व्यक्ति और उससे संबंधित व्यक्ति मिल जाएगा, तत्काल हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। हमने पूरा रोड मैप बनाया हर चीज़ के लिए। अब तो हम बढ़ाएंगे ही, चाहे हमें अपनी सैलरी से उधर पैसा खर्च करना पड़े, हम किसी भी कीमत पे इस काम को रुकने देंगे। जिस जिस अपने बलबूते मूवमेंट चलाने के लिए जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ऑफिस हो या कोई और चीज़ हो, उन सब की व्यवस्था हम लोग, चाहे वो छोटी हो लेकिन करेंगे जरूर। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि हमारे पास कोई अपने हिसाब से जो है हमारी बात को कह दे। हम अपनी चाहे पार्लियामेंट की सब चीज़ों का हम संग्रह करेंगे और उसको जो हमने कहा और जो हम सोचते हैं उसी को हम अपने जो है प्रिंट मीडिया के जरिए छपवा के, चाहे वो मैंने आपको कहा अखबार के रूप में हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक हो या मंथली हो या पत्रिका हो, उसके जरिए हम लोगों तक पहुँचाएंगे। चाहे हमें पंपलेट बनाने पड़े, सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। एक आखिरी सवाल, 5 साल में आप अपने आप को और अपनी पार्टी को भारतीय राजनीति में कहाँ देखते हैं? अगर 5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, एक बात, 5 साल अगर मैं जीवित रहा, दूसरी बात, और 5 साल इस देश में डेमोक्रेसी रही, तीसरी बात, तो आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लो। और भारत की राजनीति में उसका इतना वजन होगा कि वो जिसको चाहेगी वो प्राइम मिनिस्टर बना देगी। कहते हैं कि सपने देखो तो सपने सच भी होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, और अब आज की तारीख में तो ये असंभव जैसा ही लगता है। लेकिन असंभव सपने भी संभव होते हैं अगर उनको सच करने का दमखम हो, वो कन्विक्शन हो, वो सोच हो, समझ हो, और साथ जुड़ने वाले लोग हों। तो चंद्रशेखर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए, और इस विश्वास के साथ कि आप जिस राजनीति को लेकर चले हैं, आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी समझ, उसी के साथ आगे चलेंगे और समझौता परस्ती में अपनी राजनीति को कहीं किनारे नहीं समझौते करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे दल करते हैं, हम लोग अंदर ही बैठते हैं। बाहर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे एक दूसरे के गले काट देंगे, अंदर ऐसे भाइयों की तरह मिलते हैं सब लोग एक दूसरे से। कहीं कहीं तो वो दल जो एक दूसरे के घुर विरोधी हैं, वो एक नए लोगों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जगह एकजुट भी हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ और बहुत कुछ देख रहा हूँ। मगर मैं आपसे ये कहूँगा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमने जान दांव पे लगाई है 3 बार, 3 बार मौत को बड़े करीब से देखा है। मैंने कहा ना कि 10 साल जिया,
तो वो करके दिखाने की इच्छा मेरे मन में है, जिससे देश में खुशहाली आएगी, लोग चेहरों पे हंसी आएगी, गरीब को भी इज्जत सम्मान की ज़िंदगी मिलेगी। तो एहसास होता है कि गरीबों की ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, सब कुछ यहाँ जो बना है वो सब अमीरों के लिए है। इस अमीरों के लिए बने हुए तंत्र में गरीबों का भी हिस्सा हो, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल बीच में रह गया था, आपने कहा था कि जेल में आप गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे। जो आपका वोट बैंक है, जो आपके साथी और समर्थक हैं, उनमें इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी हो, क्योंकि गांधी और अंबेडकर साहब के टकराव को बहुत भुनाया जाता है। देखिए, गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपने तरीके से जो करना चाहते थे किया। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए आदर्श हैं, उन्होंने जो, उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, उन्होंने जो किया वो किया। क्योंकि अब इस देश में जो आइडियोलॉजिकल जो सत्ता है वो आइडियोलॉजिकल गांधी के अगेंस्ट है। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अब गांधी के मूल्यों का कोई मतलब नहीं बचा है देश में। अब तो लोग गांधी जी को पूजते हैं और गांधी जी के हत्यारों को पूजते हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि उन्होंने जो किया उसके आधार पर उनका सम्मान मेरे दिल में है और हमेशा रहेगा। लेकिन राजनीति अब हम लोग कर रहे हैं तो हम राजनीति मुद्दों आधारित कर रहे हैं, और मैं अपने लोगों को भी समझाऊंगा, किसी को जो उस समय की परिस्थिति आती उस आधार पर उन्होंने फैसले लिए, लेकिन वो एक दूसरे के पीछे लट लेके नहीं घूम रहे थे। वैचारिक लड़ाई थी, वैचारिक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। ऐसा नहीं कि कभी वो एक दूसरे के पीछे जो है को बुरा भला पकड़े हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचार रखे उनके प्रति, और कई हद तक जो है हम बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे विचारों से असहमति नहीं जाहिर कर सकते हैं अलग तौर पे, और हम तो उनके सभी विचारों के समर्थक हैं। तो फिर मैं आपसे कहूँगा, समय परिस्थितियों के हिसाब से आज देखिए, जो बात काशीराम साहब कहते हैं आज वही, तब कांग्रेस के लोग तब मजाक बनाए, अभी इंडिया लाइन के सब लोग वही बात बोले, संविधान बचाओ, दलित पिछड़ों को हिस्सेदारी दो, इनको ये नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या माना जाए? आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में आर्टिकल 19 के राइट्स जो हैं लोगों तक को मिलते रहें, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। बाकी आपको हमेशा से आपका जो है, आपके द्वारा देश हित के मुद्दे उठते रहते हैं, हम भी आपके परमानेंट फॉलोवर्स में से हैं, व्यूवर्स में से भी हैं। हम देखते रहते हैं कि आप जनहित के मुद्दों को बहुत तेजी से मजबूत से उठाते रहते हैं। समय का कोई पता नहीं, मैंने कोरोना में बहुत सारे लोग खोया है, और मैंने देखा कोरोना में बाप बेटे को देखना नहीं चाहता था जब उसकी डेथ हो गई थी, और बेटा बाप को, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी। और असल में हमें अपने लोगों की जो अधिकार, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करना है, महान पुरुषों के सपनों को पूरा करना है। इसलिए हमें ज़िंदगी से बहुत प्रेम नहीं है। जब तक ज़िंदगी तब तक लड़ते रहेंगे, आराम नहीं करेंगे। और आपको तो भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, अब देखते बहुत सारे लोगों के लिए। आर्टिकल 19 तब टीवी का रूप ले ले, तब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू।